ऑपरेशन सिंदूर पर इस विषय पर जो पराक्रम साहस हमारी सेना ने दिखाया उस पर चर्चा शुरू है। तो पहले मैं भारतीय सेना के पराक्रम, अनुशासन, अद्वितीय रणनीतिक क्षमता को नमन करता हूं। खास करके हमारे सत्ता पक्ष के जो बड़बोले हैं वो सुन ले भैया कि हम लोग सेना के प्रति गौरव गोगाई ने भी शुरू में कहा था, मैं आज वो शुरू में ही कहता हूं, उनकी शूरता, वीरता, पराक्रम, साहस को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की जब बात शुरू करते हैं तो पहले बात तो यहां से शुरू होती है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों? ऑपरेशन सिंदूर क्यों? इसलिए सिंदूर का ऑपरेशन हुआ कि पहलगाम का हादसा हुआ। सभापति महोदय, मैं कुछ कार्यकाल के लिए मंत्री था और जब मैं कश्मीर में गया था इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्चिंग करने, तो चप्पे पे पुलिस खड़ी रहती थी, जवान खड़े थे, एक फरलांग भी नहीं, 50-50 गज पे एक जवान खड़े थे, सशस्त्र जवान खड़े थे। अब ऐसा क्या हुआ कि उस दिन पहलगाम में कोई सशस्त्र जवान नहीं है, पुलिस नहीं है, हमारे टूरिस्ट वहां आए हुए हैं, सैलान आए हुए हैं, तो पुलिस भी नहीं है। या किसने आदेश दिए थे कि वहां जवान नहीं रहेंगे? जांच वहां से शुरू होनी चाहिए। जांच अगर करनी है तो वहां से शुरू करिए। सभापति महोदय, इतना गंभीर है, इतना बड़ा ग्राउंड जैसे प्लेस है पहलगाम पे, मैं गया हूं, यहाँ भी बहुत सारे लोग गए हुए, सैलानी करके गया हूं, मंत्री करके भी गया था। इतनी पुलिस थी, इतनी जवान खड़े थे, उस दिन सारे जवान कहाँ गए थे? और हमारा इंटेलिजेंस वहां से पाकिस्तान कितना दूर है? क्या ये आतंकवादी नेपाल से वहां है? ये मत भूलना, पहलगाम के पहले भी कुछ हादसे हुए हैं। हाल ही में मुंबई के बम स्फोट का जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, जो जिनको आतंकवादी समझकर पकड़ा गया था, नीचे कोर्ट ने उनको शिक्षा दी, शासन दिया, 5 लोगों को मृत्युदंड दिया, उच्च न्यायालय ने सबको रिहा कर दिया। तो 2 चीजें लगती है, 19 साल उनको जेल के अंदर क्यों रखा अगर वो उसमें शरीक नहीं थे तो? और आज तक इसका मतलब हम आतंकवादी पकड़ नहीं पाए। सभापति महोदय, उस वक्त कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, और सत्यपाल मलिक जी ने उस वक्त, आज भी वो याद दिलाते हैं, उसके पहले पुलवामा की घटना हुई। सभापति महोदय, ये जो बात कर रहे हैं ना, जवानों के बारे में तुम्हारे मन में इतना बड़ा आदर है, शौर्य वीरता के लिए तुम प्रणाम करते हो, उस जवानों के लिए, उस सीआरपीएफ के लिए सत्यपाल मलिक जी गवर्नर साहब बार बार सरकार को कह रहे थे कुछ गड़बड़ है, इन जवानों के लिए हवाई जहाज दे दो। आपने हवाई जहाज नहीं दिया सर, हवाई जहाज नहीं दिया। वो बार बार प्रधानमंत्री तक बात करना चाहते थे, प्रधानमंत्री हमारे कॉर्बेट पार्क में थे, इतना बड़ा हादसा हुआ, फोन नहीं आया। वहां से दिल्ली आए, किसी और कार्यक्रम में गए, आप लोग घड़ियाली आंसू कौन बहता है? हमें कहते हो, हमें पूछते हो? याद करो पुलवामा के वक्त सत्यपाल मलिक जी जो तुम्हारे पार्टी के थे, जो गवर्नर थे, उनका बयान याद करो। आज भी वो कहते हैं, बार बार कहने पे भी आपने जवानों को रास्ते से भेजा। जैश ए मोहम्मद हमला किया, 40 जवान शहीद हुए, आज तक जांच नहीं हुई है, आज तक नहीं पकड़े गए। सिंदूर नाम देते हो, भावनात्मक खेलते हो लोगों से। सिंदूर किसका छीना गया? हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया ना। तो जिन्होंने छीना वो आतंकवादी आज तक पकड़ नहीं पाए आप।
आतंकवादियों के टारगेट करके हमने हमले किए, हाँ किए। हमने जनता पर हमला नहीं किया, नहीं किया, सराहना करते हम। और इसके बावजूद भी जब आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता, आपके दिल में कुछ नहीं आता, ढोल बजाते हो। वहां से अमेरिका से आए, पंचायत राज गए, बिहार में जाके राजनीतिक भाषण किया, वो भी अंग्रेजी में, दुनिया को समझाना था भैया। वो भी तो आता है आजकल, टेलीप्रॉम्प्टर से आता है, तुम्हें पता नहीं होगा। अंग्रेजी में भाषण किया, बिहार में गए, पहलगाम नहीं गए ना। अरे आज तक मणिपुर में नहीं गए हो आप, आपकी संवेदना देखनी है ना, तो मणिपुर में भी आज तक आप गए नहीं हो सर। डोंट यू फील हर्ट? दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, शर्म नहीं आती, बुरा नहीं लगता? फिर हम आपका भी ढोल बजाते बैठेंगे क्या? हम ढोल हमारा सेना का बजाएंगे, आपका नहीं बजाएंगे, इतना ध्यान में रखना। ढोल हम सेना का बजाएंगे। आपकी क्या उसमें शूरता वीरता थी? अगर आपने फ्रीडम दिया था, तो फ्रीडम देने के बाद में वो तुम्हारे जो डिफेंस के अधिकारी पाकिस्तान के अभी भी कह रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तो गिड़गिड़ा रहे थे ना, तो बिना शर्त क्यों लिया? बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पक करता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी तो बकबक आज भी चालू है, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। बिना शर्त क्यों किया बंद? बिना शर्त क्यों? अगर वो गिड़गिड़ा रहे थे ना, तो शरणार्थी रहे थे। अगर वो शरणार्थी थे तो शर्तें लगानी चाहिए थी। क्या शर्तें लगाई आपने? उसके बाद में भी युद्ध चलता रहा, हमारे जम्मू पर हमले होते रहे, नागरिकों के बस्ती पर हमले होते रहे, हम देखते बैठे क्या? सभापति महोदय, हमारी सबसे बुरी बात यह है, सार्क, ये नेपाल, इर्द गिर्द हमारे जो राष्ट्र है, एक राष्ट्र हमारे साथ नहीं बात करता। हम तो विश्वगुरु है, हम तो विश्वगुरु है, पूरे दुनिया में घूमते हैं, 200 राष्ट्रों में गए, पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में बात करते हैं। आतंकवाद के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, सराहना करता हूं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके साथ पूरे विश्व में एक राष्ट्र भी नहीं खड़ा रहा। ये देश के लिए हम टिक्का टिप्पणी के लिए नहीं खड़े हैं यहाँ। एक राष्ट्र आपके साथ खड़ा रहता है, वो इस्राएल खड़ा रहा, नेतन्याहू। और हम ईरान के खिलाफ खड़े रहे, जो ईरान आपको तेल देता है और कहता है पैसे बाद में दे दो, चलेगा लेकिन तेल ले लो। उस ईरान के साथ का रिश्ता भी बिगड़ गया। ये हमारी परराष्ट्र नीति है। सभापति महोदय, ये सिर्फ पहलगाम की बात नहीं, कारगिल में भी हमने ऑपरेशन विजय किया था। उसके बाद भी गलवान गिलवान होता रहा, डोकलाम होता रहा। सीमा पर घुसना, घुसपैठ चालू है, चीन घुस रहा है। किसने किसने इस युद्ध में पाकिस्तान को मदद की? चाइना तो कर ही रहा था, तुर्की मदद कर रहा था, ड्रोन दे रहा था, तीनों राष्ट्र एक साथ मिलकर कर रहे थे। हमें अंतर्मुख होकर आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है कि एक भी राष्ट्र हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा रहता। क्या हमने बुरा किया है? क्या हम गलत है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड युद्ध के समय, यह नहीं कि इन्होंने नहीं किया, ये बोल रहे थे, मैं उनकी सलाह करते, मांग रहे थे, ये बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान को पैसा नहीं देना, मदद न करना, क्योंकि वो पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होगा। इतना कहने पे भी युद्ध के समय ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पैसा देता है पाकिस्तान को। कमाल होगी। तो इसका मतलब हिंदुस्तान की क्या स्थिति है विश्व में? यूएन में तुम्हारी क्या स्थिति है? सिक्योरिटी काउंसिल में क्या स्थिति है? पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं बोलता। हमीद अंसारी को बुला लिया ट्रंप ने। कनाडा में भी आपको नहीं बुलाया था, ये मत भूलना। G7 में भी आपको नहीं बुलाया।
बाद में मेहमान करके बुलाया, और वहां मेहमान करके जाने के बाद जब ट्रम्प वहां हमारे प्रधानमंत्री को फोन पे बोलते इधर आ जाओ, किसके लिए? अंसारी के बाद मिलने के लिए नहीं गए प्रधानमंत्री। मैं मानता हूं उनको, नहीं गए, अच्छी बात नहीं, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलूंगा। प्रधानमंत्री नहीं गए। फोन किया था ना, प्रधानमंत्री जी को फोन किया था ना, कनाडा आए हूं तो इधर आ जाओ, ये आया है हीरो पाकिस्तान का हमारे मिलने के लिए। अरे वाह, अरे वाह, ये ट्रम्प की जो आदतें दिख रही है ना, पूरा विश्व भी दिख रहा है। इसे मत समझो हम आपको टिक्का, हम आपके साथ हैं, पूरा राष्ट्र हमारा आपके साथ खड़ा रहा। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, शिवसेना के पक्ष प्रमुख, उन्होंने हमें आदेश दिए, ये वक्त बुरा है, ये राजनीति खेलने का वक्त नहीं है, हम प्रधानमंत्री के साथ डट के खड़े रहेंगे। पूरा विपक्ष डट के साथ खड़ा रहा। आपने सभी के एक दल बना लिए, 7 राष्ट्रों में टीम भेज दी आपने, अन्य बहुत सारे राष्ट्रों में टीम भेज दी। क्या हुआ उस राष्ट्रों में? क्या सम्मान हुआ? एक भी ज्वाइंट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जाकर दोनों इस राष्ट्र में आए हैं हम और इस राष्ट्र के कोई फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बैठे और जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, कह रहे हैं हम इनके साथ में आतंकवाद के खिलाफ है? कोई नहीं आया सर, सब विफल है, कोई नहीं गया हुआ। यह दुख है हमारा, दर्द है हमारा, हम आपके साथ हैं। राष्ट्र की बात करते हो, हम साथ में रहेंगे, आज है कल भी रहेंगे, ये मत भूलना। इसलिए मैं 2-3 चीजें याद दिलाना चाहता हूं। कारगिल का युद्ध भी जैसे भूल नहीं सकते ना, वैसे और भी कितने लोग हैं वो भी भूलना चाहिए। वो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बार बार बोलते हैं, ये कहते हैं अभी बार बार बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना वो। हमने कब कहा कि हमने आपका सुनकर युद्ध नहीं रोका है? पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, तब जाकर हमने युद्ध रोका है। ऐसा एक भी बयान मुझे किसी का बताओ सर, आई विल बी हैप्पी टू रीड दैट बयान। ट्रम्प के नाम से बयान देने की आवश्यकता है। सर यू स्पोक वेरी लेट सर, तभी तो कुछ नहीं हुआ। हमारे सीडीएस क्या बोलते, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। एक शब्द में सब कुछ आ गया, ये तो डायलॉग है हमारा। आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, इसका मतलब आज भी हमारे साथ जो कुछ है वो परिपूर्ण नहीं है। ये आत्म परीक्षण की बात है, आलोचना की बात नहीं है, टीका टिप्पणी की बात नहीं है। राष्ट्र करके हम सब एक है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षितता सबसे अहम है, महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं 2-3 चीजें और याद दिलाना चाहता हूं कि सभापति महोदय, जब ये नवाज शरीफ को मिलने गए थे, किसने बुलाया था? बिन बुलाए गए थे, याद है? बिन बुलाए गए थे, इनको याद नहीं होगा। और जब ये अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने एक ट्रेन, लाहौर की ट्रेन की बात की, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त कहा था, ये समझौता एक्सप्रेस नहीं करो, पाकिस्तान सांप जैसे कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगा लेगा। और उनके शब्द आज खरे उतर कर आए हैं। कितना भी करो, जब आपके पास पहलगाम का हमला होने के बाद उन्होंने क्या कहा, यह तुम्हारा अंदरूनी मामला है, हमारा कोई संबंध नहीं इससे। 200 लोगों को पकड़ा था आपने, बाद में 2 रखे। उन्होंने सबको खाना पीना खिलाया, उसके लिए भी अच्छा कहो कि भाई वक्त पे जो लोग दौड़ कर आए वो हिंदुस्तान की भूमियों के लिए आए। जो हमारी बहनों की सिंदूर पूछने के बाद में जो लोग दौड़ कर आए वो भी तो हमारे हैं ना, तो इसकी याद दिलाने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहूंगा सर, ये जितने भी घोटाले की बात करोगी, आपने कहा शांति और शक्ति, अरे आपके बीजेपी के समय हम भी उनके साथ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेके रहेंगे, यही तो वक्त था भैया, यही तो वक्त था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का। किसने मना किया आपको? हम युद्ध नहीं चाहते, बुद्ध, अरे वाह, युद्ध नहीं चाहते बुद्ध, ये कभी सीख लिया भैया,
कल तो कहते थे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेंगे, अब तो वक्त आया था। किसने मना किया आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने के लिए? 21 से 9 अड्डे पे हमला करके ये मत सोचो कि आपने बहुत बड़ा कुछ हासिल किया है। शूरता वीरता उनको फ्रीडम दे दो। आपने कहा हमने दिया है तो रोका क्यों? तो रोकने के लिए आपके बीच में पड़े। सीडीएस को कहना था हम रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, उनको जाने दो ना था आगे। यही तो वक्त था ना, यही तो वक्त था पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाना। जैसे इंदिरा गांधी जी ने सबक सिखाया था ना, वही दोबारा सबक सिखाने की आवश्यकता है। यही वक्त था सबक सिखाने का। बांग्लादेश निर्माण किया, उसी तरह इस वक्त भी कर सकते थे। पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब्जे में लेते थे, प्रधानमंत्री को सर पे लेके हम नाच देते। सर आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लिया, हम आपकी सराहना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसलिए सभापति महोदय इतना ही कहता हूं कि ये सब ये घुस के मारेंगे वाली बात है ना, घुस के मारेंगे, घुस के मारना है ना, वो सब बिन लादेन को कैसे मारा वैसे घुस के मारा। श्री अमर काले वो सब एक मिनट सर खत्म कर रहा हूं, एक वाक्य में खत्म करता हूं। ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा, उसे कहते हैं घुस के मारा। और आखिर में एक ही विनती करता हूं, ऐसे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का बंद करो। जो पाकिस्तान आपके साथ इस तरह से बर्ताव करता है, उस पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो। मैं विनती करता हूं उस पाकिस्तान से क्रिकेट मत खेलो, और जो आपको मन में है उसके लिए जवानों को। श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए खड़े हुए हैं, और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल में ही जो युद्ध हुआ वो एक सूचना का युद्ध था। एक प्रकार से हम पड़ोसी देश और दुनिया भर को सच्चाई की सूचना देना चाहते थे, और कुछ ऐसे ताकत थे, ऐसे शक्तियां थी जो भ्रम का सूचना सारे देश में, सारे दुनिया में फैला रहे थे। और इसीलिए इस चर्चा का विशेष मांग यह है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए। सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की जो बात हम कर रहे हैं, वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। आज देश ये जानना चाहता है कि वो 5 दहशतगर्द कैसे घुसे, और उन दहशतगर्दों का भी मकसद था। पाकिस्तान से आए हुए वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? उनका मकसद था कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तनाव करना, विनाश करना। उनका मकसद था कि भारत देश में एक सांप्रदायिक वातावरण का जन्म देना। उनका मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान का एक हाइफिनेशन होना, यह था उनका मकसद। लेकिन सर, मुझे दुख है कि आज राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों की बात तो की, लेकिन जो हमारे भारत की जो आवाम है, जो जनता है,
जिन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों का पूरी जो मंशा है उस पर उन्होंने पूरा नकारा और हम एकजुट रहे। हम मुझे भारतीय होने का गर्व है। हमने देखा वैसारण में कि किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पूरे देश भर से आए हुए जितने भी पर्यटक थे उनकी मदद की। हमने ये देखा कि किस प्रकार से देश भर के जो पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में थे उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को धन्यवाद दिया। हमने ये भी देखा कि कैसी एक विधवा हिमांशी नरवाल ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पति जिसको लेके आज राजनीति हो रही है उसके शव पर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, मैं नहीं चाहती। यह है हमारी देश की संस्कृति और यह था मंशा पाकिस्तान का। और मैं ये भी गर्व महसूस करता हूं कि सारे विपक्षी राजनीति दल हम सब एकजुट होकर, राहुल गांधी जी ने एक साफ साफ कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार को पाकिस्तान को एक ठोस मजबूत कदम देना ही पड़ेगा। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की उसके बाद ये फरार हो गए, उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की। और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसी है, ये कैसा बंदोबस्त? आपने कहा कि आर्टिकल 370 के चले जाने के बाद जम्मू कश्मीर सेफ है, जम्मू कश्मीर में आइए, लोग आए, लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। लेकिन बेसारन में देखा कि कितने वो निहत्थे थे, कितने वो असहाय थे कि लगभग 1 घंटा लगा एक एम्बुलेंस उनके पास पहुंचने के लिए। पुलिस पर अगर आर्मी भी आई तो चल के आई। और सर, मैं वो नजारा भूल नहीं सकता, एक मां और एक बेटी चल के नीचे आ रही थी। एक भारत के सिपाही को देखा और सिपाही को देखकर वो रो पड़े, खुशी से नहीं, डर से, क्योंकि उनको लगा कि वे दहशतगर्द जिन्होंने सिपाहियों का यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर लोगों को मारा, आज वही दहशतगर्द आज पहाड़ के नीचे उनका इंतजार कर। उस भारत के सिपाही को कहना पड़ा कि मैं भारतीय हूं, तुम डरो मत, मैं भारतीय हूं, तुम सेफ हो, सुरक्षित हो। ऐसा दहशत उन्होंने महसूस किया। इस दहशत के ऊपर, इस डर के ऊपर आदरणीय राजनाथ सिंह एक शब्द तो कहते, आप एक शब्द तो कहते, ये आपकी भी जिम्मेवारी है राजनाथ जी, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, रक्षा मंत्रालय का भी जिम्मेवारी है। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले, खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। और सर, ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुजदिल,
कि आज उन्होंने क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसहारा ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। ये है इनका कारण, ये बताना चाहते हैं। तो सर, यही तो दुख की बात है कि कहीं ना कहीं एक सरकार में एक अहंकार आ चुका है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है, एस्टैब्लिशमेंट है, जो लोग हैं जो निर्णय लेते हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की, आज उनमें एक अहंकार आ गया है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको आप सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। राहुल गांधी जी बदामी के कंटोनमेंट में गए। सर मैं बोलूं? सर हाउस इन ऑर्डर, सर हाउस इन ऑर्डर में लाइक, सर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर में रहेगा सर। टाइम लेकिन आप तथ्यों पे बोले, गलत सूचनाएं नहीं दे सदन में, गलत सूचनाएं नहीं मत दे। हम बोलिए, इसके ऑर्डर में लाइए सर। कोई सदन में गलत तथ्य नहीं रख सकते आप। सर मैं बोलूं सर, कैमरा आएगा मेरे पे। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। आज मैं राजनाथ सिंह जी का भाषण सुन रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि राजनाथ सिंह जी जो भाषण दे रहे थे वो किस समय का उजागर कर रहे थे, वो किस समय का उजागर कर रहे थे, वो किस समय का उजागर कर रहे थे। क्या वो 2016 के बाद क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम घुस के मारेंगे और पाकिस्तान को आज वो उनका जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे? वही बातें तब की, वही बातें पुलवामा की बात की कि पुलवामा के बाद आज हमने हमारे लड़ाकू जहाज अब गए हैं, अब पाकिस्तान अब कभी भी भारत पर उंगली नहीं दिखा सकता। और उसके बाद आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं, आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं कि हम घुस के मारे, हमने ये किया, फलाना किया। और ये अब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है। तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ, फिर क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया?
लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में आज पहलगाम हुआ रहा। कुछ बातों का उजागर किया, कुछ किताबों का भी उजागर किया। ये नई प्रक्रिया है सर, हर चर्चा में आदरणीय भाजपा के नेता एक किताब उठा लेते हैं, जानकारी दे रहे थे। हमें नहीं सर, ब्लूमबर्ग को क्या जानकारी दिया, मैं पूरा पढ़ लेता हूं विदाउट एडिटिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी, हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश भी करता हूं, मत करो। क्या ये जरूरी नहीं कि जेट गिरे, पर क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, वो महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर। 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है, तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि ये बात अच्छी है कि हमने अपनी गलतियों को समझा, उसको सुधरा और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए और दूर से हमने आक्रमण किया। सर ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है, ये क्या पाबंदी है, ऐसी ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां की, गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लो लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा, क्या कहा उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में लगभग 80% मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को सब पूरा चाइना से मिल रहा है। तो सर मैं आज पूछना चाहूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, एक बार भी आपने चीन का उजागर अपने भाषण में क्यों नहीं किया? आर्मी कर रही है, आर्मी के कह रही है, आर्मी कहती है कि आज कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान का ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3 फ्रंट का भी हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो 2 फ्रंट की जो बात थी, इस बात की शुरुआत किसने की थी? इस बात की चेतावनी किसने दी थी? इस बात की चेतावनी इसी सदन में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने दी थी। और यही हम जानना चाहते हैं, यही हम जानना चाहते हैं कि आज जो युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है। हम सेना से नहीं, आज हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं। और सर इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैचे है, उसने तो ताज्जुब की बात कह दी। उसने क्या कहा सर? इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए
तो खोए इसीलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है, और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सब ने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए, और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों? क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। और सर, बात में आती है विदेश नीति की। किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है? किस मुंह से कहें? ये आदरणीय राजनाथ सिंह जी, शंगीला में जो डायलॉग हुआ, उस डायलॉग में जो ड्राफ्ट जो आया, जिसको भारत सरकार ने नकारा, वो ड्राफ्ट बनाने में हमारे ही कुछ सहयोगी देश थे, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन ऐसे देश जिसको हम परंपरागत दोस्त हम मानते हैं, ट्रेडिशनल एलाइज मानते हैं, आज उन्होंने भी इंडिया और पाकिस्तान को हाइफिनेट कर दिया। और आप ये शब्दों के खेल से आप खुश हो कि ब्राजील के डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर का, पाकिस्तान का भी नहीं, ब्राजील के डॉक्यूमेंट में सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई उसी की निंदा हुई, पाकिस्तान की निंदा नहीं हुई। पर आप उससे खुश हो? अगर आप उससे खुश हो तो मैं जानना चाहूंगा, जो $1 बिलियन का आर्थिक सहायता IMF ने दिया पाकिस्तान को, उस पर आपको क्या कहना है? हम जानना चाहेंगे, जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन का आर्थिक सहायता जो मिलेगा पाकिस्तान को, आज भारत उस पर क्या रवैया? वर्ल्ड बैंक का जो $40 मिलियन आ रहा है, और ये पैसा किसको जाएगा सर? पाकिस्तान की नेतृत्व उनकी जनता या उनकी चुनी हुई सरकार नहीं, पाकिस्तान की सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान की सेना के पास है। तो ये सारा पैसा वहीं जाएगा जहां पर हमने मिसाइल गिराई। तो क्या इतना भी हम नहीं कर पाए?
क्या इतना भी ताकत नहीं? क्या इतना भी विश्व गुरु में लोगों का विश्वास नहीं, देश अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास नहीं कि आईएमएफ का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, वर्ल्ड बैंक का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, एडीबी का एड ना जाए पाकिस्तान के पास? आप में इतना भी ताकत नहीं कि एक देश ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट का दर्जा नहीं दिया। एक देश ने आज FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जिससे बहुत नियंत्रण पाकिस्तान पे पड़ती थी, आज उससे वो 2022 में निकल आई ग्रे लिस्ट में। क्या वो डालेंगे? तो इसीलिए आज हम ये मांग करते हैं कि सरकार अब डरिए मत, सच्चाई से डरिए मत। उस दिन भी देश सरकार के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा था, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सच्चाई के पक्ष में देश और विपक्ष आज सरकार के साथ। आप हमें अपना दुश्मन ना समझे, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं, पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है, और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे, हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। और इसीलिए आज मैं खड़ा हूं। अपेक्षा बहुत की थी कि पहलगाम का उजागर होगा, आदरणीय गृह मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे क्यों उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, जो अंतिम अंजाम था, हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसी मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे, लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए, और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। हमें पीछे नहीं हटना, हमें आगे बढ़ना है, सच्चाई के साथ, लोकतंत्र के पक्ष में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना पक्ष समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।